मनोरमा की एक बुरी आदत थी, सबकी रीस करना। वो जो भी जैसा करता था उसकी नकल करके वैसा ही करने लगती थी। मनोरमा की इस आदत को उसके पड़ोसी भी जानते थे। मनोरमा की बहू सुनैना को भी ये बात पता थी, पर मनोरमा को कौन समझाए। वो घर में किसी की नहीं सुनती थी। पड़ोसन शीला को भी उसकी इस आदत का पता था। एक शाम मनोरमा शीला के घर बैठी हुई थी। शीला, ये डबल बेड की चादर तो बड़ी सुंदर लग रही है। ये बाजार में बेडशीट की नई दुकान खुली है, वहीं से लाई हूँ। सबको बड़ी पसंद आई है। ये ले, चाय पी। चल, मैं आज ही ये बेडशीट खरीद लाती हूँ। मनोरमा शीला के घर से सीधी बेडशीट की दुकान पर जाती है और एक की जगह दो दो बेडशीट खरीद लाती है। माँ जी, आ गए आप? ये सब क्या खरीद लाए? ये बेडशीट लाई हूँ, बाजार में नई वैरायटी आई है। माँ जी, बेडशीट देखकर लग रहा है इसका रंग पक्का नहीं है। बस, मुझे पता था तू यही बोलेगी। मैं जब भी कुछ खरीद कर लाती हूँ तेरा मुंह बन जाता है। शीला ने तो बिछा रखी थी, उसने तो मुझे नहीं कहा कि रंग निकला है। उधर शीला गुस्से में भरी हुई थी। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी गुस्से में क्यों हो? अरे, ये मनोरमा जब भी आती है कुछ न कुछ पूछती रहती है। ये कब लिया, वो कब लिया, कहाँ से लिया, दिमाग खराब कर देती है। अब ले आई होगी मेरे जैसी चीजें। पिछली बार मेरे जैसे चाय के कप और केतली देख गई थी, बिल्कुल सेम चीजें ले आती है, फिर मेरी लाई चीजों की अहमियत कर जाती है। उधर सुनैना मशीन में चादर धोती है तो उसका रंग उतर जाता है। वो मनोरमा के पास जाती है। माँ जी, देखो, मैं कह रही थी ना कि ये चादर का रंग कच्चा है, पूरी मशीन में रंग रंग हो गया। तेरी गलती है, जरूर तूने इसे गर्म पानी में धो लिया होगा, तभी ये रंग छोड़ गई। ठंडे पानी में धोती तो रंग ना छोड़। कितनी महंगी चादर खरीद कर दी। रहने दे, तू अपना काम कर, मैं जरा शीला के घर होकर आती हूँ। कुछ नया लाई होगी तो वो भी देख लूंगी। पता नहीं माँ जी को हर समय दूसरों की रीस करने की क्या पड़ी रहती है। फिर कुछ देख आएंगी और खरीद लेंगी। मनोरमा शीला के घर जाती है। शीला उस समय फोन पर बात कर रही थी। अच्छा, तो पूनम बहन जी, कितने मेंबर इकट्ठे कर लिए हैं आपने? क्योंकि सामान तो आप कह रही हो 1 लाख रुपए तक का खरीद सकते हैं। तो एक काम करो, मेरी अगले महीने शादी की 25वीं सालगिरह है, तो मैं चाहती हूँ अपनी कमेटी तब उठा लूं। ठीक है, तो फिर मेरा नाम लिख लो, मेरी एक कमेटी हो जाएगी। ठीक है, मैं रखती हूँ। कौन सी कमेटी की बात कर रही हो आशा, मुझे भी बताओ। आ गई नकलची औरत। अरे, वो मेरी जान पहचान की एक पूनम बहन जी हैं जो कमेटी डालती हैं। वो 1 लाख रुपए की कमेटी डाल रही हैं। अब तुम्हें तो पता ही है कि मुझे खरीदारी करने का कितना शौक है। मैं सोच रही हूँ इस बार अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर मैं खूब शॉपिंग करूँ, इसलिए मैंने कमेटी डाल दी है और 3 महीने बाद उठा लूंगी। 10 महीने की कमेटी है, 10,000 रुपया महीना देना है। अच्छा, एक काम कर, फिर तो मेरा नाम भी लिखवा दे, मैं भी ये कमेटी डाल देती हूँ। बस, फिर मेरी रीस कर रही है। ठीक है, मैं पूनम बहन जी को फोन कर देती हूँ, वो तेरा भी नाम लिख लेंगी। मनोरमा बिना पूनम को जाने पहचाने शीला की रीस करके कमेटी डाल देती है। माँ जी, मैंने सुना है ये कमेटी वगैरह डालना ठीक नहीं होता। आप शीला आंटी के साथ फोन पर ही बात करके कमेटी के पैसे भिजवा देती हो, कभी उनसे मिली भी नहीं हो जिनके पास आपने कमेटी डाली है। कहीं ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए। देख सुनैना, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे ससुर जी और विवेक से छुपाकर ये कमेटी डाली है। ये लोग मुझे कुछ खरीदने नहीं देते, तो घर की चीजें खरीदने के लिए मुझे कुछ तो पैसे चाहिए ही, और फिर एक साथ इतने सारे पैसे आएंगे तो मैं ढेर सारी चीजें खरीद सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ, बहुत टाइम से मैंने ड्राइंग रूम का सामान नहीं बदला। नया सोफा सेट, नया फ्रिज, नया टीवी, सब कुछ बदल ही दूंगी। 1 लाख रुपए कोई कम रकम नहीं होती। पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कहीं माँ जी के सपने टूट ना जाए। मैंने बहुतों को देखा है, लोग पेट पर लात मारकर भाग जाते हैं और बंदा अपने आप को संभालते रह जाता है। मनोरमा ने सुनैना को भी मना कर दिया था कि वो इस कमेटी के बारे में अपने ससुर और विवेक को ना बताए, इसलिए वो चुप रहती है। शीला ने 3 महीने बाद कमेटी उठा ली थी और उसने उन पैसों से अपनी शादी की सालगिरह बहुत धूमधाम से की थी। शीला ने एक कमेटी और डाल दी। मनोरमा को जब इस बारे में पता चला तो उसने एक साथ दूसरी कमेटी भी शुरू कर दी। अब मनोरमा को 20,000 रुपए महीने देने होते थे। मनोरमा की एक साथ 2 कमेटी चल रही थी। घर में इस बारे में किसी को नहीं पता था। मनोरमा इतनी बेवकूफी कर गई थी तारीफ करने में कि उसने अपने जेवर बेचकर कमेटी भरना शुरू कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि वो जेवर बेचकर कमेटी दे रही है। नुकसान तो उसी का हो रहा है, बल्कि कुछ जोड़ नहीं रहा। पर कहते हैं ना, नकलची लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं।
उन्हें तो बस इस बात से मतलब होता है कि उनके पास वो चीज हो जो सामने वाले के पास होती है। मनोरमा को कमेटी भरते हुए 8 महीने हो गए थे। मनोरमा को पता था कि उसकी कमेटियां पूरी होने वाली हैं, पर पर्ची में अभी तक उसका नाम नहीं आया था। एक दिन मनोरमा ने शीला से कहा, शीला, मैं सोच रही हूँ इस महीने की कमेटी मैं उठा लूं। अगर तू बात करके देख, पूनम बहन जी मेरी पर्ची निकाल दे। तेरी भी तो दोनों कमेटी तुझे मिल गई है। मैंने उनसे बात की थी, पर वो मना कर रही है। उन्होंने बोल दिया है कि तेरी कमेटी आखिर में ही निकलेगी। बेचारी मनोरमा चुप हो जाती है। एक दिन पता चलता है कि पूनम नाम की एक औरत बहुत से लोगों की कमेटी के पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई है। ये खबर देखकर मनोरमा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसके बहुत सारे पैसे लुट चुके थे। शीला का इसमें कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि वो तो पहले ही अपनी दोनों कमेटियां उठा चुकी थी। मनोरमा उसे भी क्या कहती, गलती तो मनोरमा की खुद की थी। ना वो रीस करती और ना उसे ये नुकसान होता। मनोरमा बहुत घबरा रही थी। उसे डर था कि अगर पति और बेटे को इस बारे में पता चला तो उसकी खैर नहीं। इतनी देर में सुनैना कमरे में आ जाती है। माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं है। पूनम पकड़ी गई है। अब वो इस समय जेल की सलाखों के पीछे है। मैंने आपके फोन से उसका नंबर ले लिया था और अनजान बनकर फोन किया था। बातों ही बातों में मैंने पूनम से उसके घर का पता पूछा और वहाँ पुलिस को लेकर पहुँच गई। अगर थोड़ी देर और भी हो जाती तो पूनम ये देश छोड़कर चली जाती। पूनम ने बहुत लोगों के पैसे खाए हैं। वो एक बेईमान औरत है। बस आपको अपने फोन से पुलिस को सबूत दिखाने हैं कि आपने पैसे भरे थे, फिर आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। मैं कितनी गलत थी बहू, हमेशा दूसरों की रीस करना, दूसरों के मुताबिक चलना। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि किसी के पास कोई चीज हो तो तुम भी वैसा ही करो। आज तुमने सचमुच मुझे लुटने से बचा लिया, नहीं तो वो पूनम कमेटी वाली चोरनी तो मेरे पेट पर लात मार कर चली जाती। तुम्हारे ससुर जी और विवेक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, नहीं तो मैं कितनी शर्मिंदा होती। कुछ समय बाद काफी मेहनत और लगन से मनोरमा को अपने जुड़े हुए पैसे वापस मिल जाते हैं, पर उसको समझ में आ गया था कि हमें कभी भी किसी की रीस नहीं करनी चाहिए, वरना हम कब किस मुसीबत में पड़ जाएं हमें नहीं पता। ये कहानी है सावित्री और शिल्पा की, जिनमें सास बहू का रिश्ता था। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। सावित्री को शिल्पा के तरीके पसंद नहीं थे और शिल्पा को अपनी सास की जली कटी बातों से चिढ़ती। अरे वाह सावित्री, तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है। हाँ तो मेरा राजू भी तो लाखों में एक है। कायदे में तो उसे इससे भी सुंदर लड़की मिलनी चाहिए थी। हाँ मौसी, सीधे स्वर्ग से उतरी अप्सरा ही आनी चाहिए थी इस घर में, पर क्या करें, जब किस्मत ही खराब हो तो काम चलाना ही पड़ता है। जुबान तो देखो कैंची की तरह चलती है इसकी। देख ले राधा, सुंदरता का क्या अचार डाले, अगर गुण ही ना हो तो। शिल्पा और सावित्री में हर रोज किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती थी। दोनों में से बोलने को कोई भी कम नहीं था। फिर एक सुबह, बहू, ओ बहू, हे भगवान, दिन चढ़ाया है और ये अब तक सो रही है। राजू, ओ राजू, क्या है ये, अब रसोई में मुझे जाना पड़ेगा क्या इस उम्र में। सावित्री के शोर से शिल्पा की आंख खुल गई और वो फौरन बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ जाने लगी। माँ जी, ऐसा करते हैं, मैं फटाफट सब्जी बना देती हूँ, आप तब तक आटा मार दीजिए। बताओ क्या जमाना आ गया है, अब बहुएं सास को काम बताएंगी। सावित्री का व्यवहार शिल्पा को बहुत ही खलता था। कई बार तो वो जवाब देकर खुद को शांत कर लेती थी, लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाती थी तो उसे बड़ी ही बेचैनी रहती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। फिर खाने के वक्त, इन रोटियों को बेलने के बाद गैस पर चारों तरफ से सेकना भी होता है। तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया क्या। माँ जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी रोटियां बनाना सिखाया है। मेरी बनाई हुई रोटियां बिल्कुल नरम रहती हैं, आपके जैसे पापड़ नहीं हो जाते। ठीक है, तो तू ही खा ले ये कच्ची रोटियां। इन्हें खाकर मुझे तो अपना पेट खराब नहीं करना। सावित्री बिना खाना खाए ही वहाँ से चली गई। असल में जब से उसके पति का देहांत हुआ था, वो वास्तव में काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। यहाँ जरूरत थी शिल्पा को उसे समझने की, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं किया। उल्टा वो अपनी सास से नफरत करने लगी। ऐसे ही काफी वक्त निकल गया। दोनों सास बहू के बीच हालात बिगड़ते ही गए। राजू ने दोनों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन, देख राजू, तू समझा ले इसे कि मेरे सामने जरा कम बोला करे। माँ, आप गुस्सा मत हो, मैं बात करता हूँ शिल्पा से। राजू ने किसी तरह अपनी माँ को शांत किया और फिर वो शिल्पा को समझाने के लिए उसके पास गया। शिल्पा अपने कमरे में पहले से ही तमतमाई बैठी थी। राजू को देखते ही वो भी बरस पड़ी। देखिए जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, आप समझा लो माँ जी को। सारा दिन फालतू में मुझे बातें ना सुनाए करे वो।
समझना माँ को नहीं बल्कि तुम्हें होगा शिल्पा। जरा उनकी उम्र देखो, और फिर बाबा भी अब उनके साथ नहीं है। मानता हूँ कि कभी कभार कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती हैं वो, लेकिन तुम्हें वो सब्र से काम लेना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करोगी तो परेशानी तुम्हें ही ज्यादा होगी। शिल्पा समझ गई थी कि राजू तो उसके लिए कुछ करने वाला नहीं था। शिल्पा को इस बात का बुरा भी लगा, लेकिन इस बार वो गुस्सा करने की बजाय चुप रह गई। इसके बाद से सास बहू की बातचीत ही बंद हो गई, साथ ही कहा सुनी भी। फिर एक दिन, उफ, 3 लोगों का परिवार है और खाना ऐसे बनाती है जैसे पूरी दावत करनी हो। अरे राजू सुन तो बेटा, जा ये खाना ले जाकर मंदिर के बाहर गरीबों को खिला। हो सकता है उनकी दुआओं से ही किसी को सद्बुद्धि आ जाए। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जाते हुए ले जाऊंगा। सुनिए, आप रहने दीजिए, आज सोमवार है तो मुझे मंदिर जाना ही है, मैं ये खाना ले जाऊंगी। कुछ ही देर में शिल्पा मंदिर पहुंच गई। मंदिर के बाहर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। शिल्पा के हाथ में खाना देखते ही वो शिल्पा से बोले, बेटी ये खाना किसके लिए लाई हो? बाबा लाई तो बांटने के लिए ही हूँ, आपको चाहिए क्या? इतना कहकर शिल्पा ने वो खाना उन बाबा की तरफ बढ़ा दिया। बूढ़े बाबा ने पूरा खाना बड़े ही चाव से खाया और फिर, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। इच्छा? मेरी इच्छा अगर पूरी हो जाए तो फिर कहने ही क्या? वैसे क्या चाहती हो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी ही कर दूं। हैं? आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? अच्छा मजाक करते हो बाबा आप भी। अरे तुम कहकर तो देखो बेटी। ठीक है, तो फिर सुनिए, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहे जो करूँ उसका असर मेरे बजाय मेरी सास पर हो। अरे बड़ी अजीब इच्छा है तुम्हारी, एक बार फिर सोच लो। कुछ सोना चांदी हीरे मोती ऐसा कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? ना बाबा, मेरी तो बस यही इच्छा है ताकि मैं अपनी सास को मजा चखा सकूं। ठीक है, भगवान तुम्हारी ये इच्छा पूरी करे। ऐसा कहकर उस बूढ़े बाबा ने अपने झोले से एक कमंडल निकाला और उसमें से थोड़ा सा पानी निकालकर शिल्पा पर छिड़क दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने एक मंत्र भी पढ़ा। पानी के छींटों से शिल्पा की आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो बूढ़े बाबा वहाँ पर थे ही नहीं। अरे बाबा कहाँ गए? सच में बड़े अजीब थे। इसके बाद शिल्पा ने मंदिर में जाकर पूजा की और फिर अपने घर आ गई और रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगी। सावित्री रसोई के बाहर बैठी बड़बड़ाए जा रही थी, तभी अचानक, आह हैं? ये क्या? इतना गहरा कटने पर भी मेरे हाथ से खून की एक बूंद भी नहीं निकली और दर्द भी नहीं हो रहा। ये सब बहुत अजीब था, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब चीज तो अभी होने वाली थी। हाय हाय मेरे भगवान, ये क्या हो गया? शिल्पा फौरन रसोई से बाहर आई। उसने देखा कि सावित्री के हाथ में ठीक उसी जगह से खून बह रहा था जहां शिल्पा को चोट लगी थी, और सावित्री दर्द के मारे चिल्ला भी रही थी। शिल्पा को समझते देर नहीं लगी कि असल में उसकी इच्छा पूरी हो गई है। फिर भी उसने जांचने के लिए अपने गाल पर खुद ही एक जोरदार थप्पड़ मारा। आह, ये किसने मारा मुझे? कौन है? कौन है यहाँ? अब तो शिल्पा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कुछ देर बाद जब वो रसोई में पकौड़े तल रही थी तो उसे एक शरारत सूझी और उसने खुद अपनी उंगली गर्म तेल में डाल दी। उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाथरूम से सावित्री के चिल्लाने की आवाज आई। अरे दैया, हाय रे, मैं मर गई, मैं तो मर गई रे। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं, नहाने का पानी शायद ज्यादा ही गर्म कर लिया मैंने। शिल्पा ने कुछ ही दिनों में सावित्री की हालत खराब कर दी और उसे ऐसा करके बहुत मजा आ रहा था। अगर यहाँ से कोई गिरे तो उसकी एक आध हड्डी तो टूट ही जानी चाहिए। शिल्पा को एहसास नहीं था कि वो किस तरफ जा रही थी। उसने अपने घर की छत से छलांग लगा दी। उसने जैसा सोचा था सावित्री के साथ ठीक वैसा ही हुआ। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जिस वजह से अब वो बिस्तर पर आ गई। लेकिन अब भी शिल्पा को सावित्री पर तरस नहीं आया। बहू, कल राजू आम लेकर आया था ना, जरा काट कर दे दे, मेरा मन कर रहा है आम खाने का। उफ, मैंने सोचा था कि बिस्तर पर पड़ी रहेंगी तो कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। सारा दिन कुछ न कुछ चाहिए रहता ही नहीं, मेरा तो काम ही दुगना हो गया। शिल्पा सावित्री के लिए आम काटने लगी। तभी आम की गुठली को देखकर उसे एक खुराफात सूझी। मेरी प्यारी सासू माँ, आम बहुत पसंद है ना आपको, तो लो अब अपने पेट में आम का पेड़ लगा लो, फिर खाती रहना सारा दिन। शिल्पा ने बिना कुछ सोचे समझे आम की गुठली निकल ली और फिर वही हुआ जो उसने सोचा था। सावित्री के पेट से पहले आम का एक छोटा सा पौधा निकला और देखते ही देखते वो एक बड़ा पेड़ बन गया
और उसमें रसीले आम भी उगने लगे। सावित्री की हालत बहुत खराब होने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीम, हकीम, यहाँ तक कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस पेड़ को जितना काटो वो उतना ही बड़ा हो जाता था। सावित्री अब हिम्मत हार रही थी। उसे लगने लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, अब खाना नहीं चाहिए, बस कुछ कहना चाहती हूँ तुझसे। यहाँ मेरे पास बैठ जरा। सावित्री से इतने प्यार भरे बोल शिल्पा ने कभी नहीं सुने थे। वो फौरन जाकर सावित्री के सिरहाने बैठ गई। हाँ माँ जी, कहिए। बेटी, अब मेरा वक्त आ गया है। मैं समझ गई हूँ ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों की सजा है। मैंने तुझे बहुत सताया है ना, हमेशा तुझ में कमियां ढूंढती रही और तुझे कोसती रही। हो सके तो इन सब के लिए मुझे माफ कर देना बेटी। इतना कहकर सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। शिल्पा को ये देखकर बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ एक तरफ सावित्री को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, वहीं शिल्पा को भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसे कुछ भी करके अब अपनी सास को बचाना ही था। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने गलती से आम की गुठली निगल ली है, उसे मेरे पेट से निकाल दीजिए प्लीज। है? आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। ये बताइए, आम की गुठली निकलने के बाद आप भला सांस कैसे ले पा रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ डॉक्टर साहब, आप मेरा अल्ट्रासाउंड करके देखिए ना। अल्ट्रासाउंड के बाद शिल्पा की बात सही साबित हो गई। डॉक्टर ने फौरन उसका ऑपरेशन करके उसके पेट से आम की गुठली बाहर निकाल दी। ऐसा होते ही सावित्री के पेट से निकला आम का पेड़ भी धीरे धीरे छोटा होने लगा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। इसके बाद से सब बदल गया। शिल्पा और सावित्री का रिश्ता भी और उनके घर का